हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तैयारी ठीक ठाक चल रही है। मार्केट स्ट्रक्चर का सीरीज मैंने शुरू किया है, उसमें परफेक्ट कंपटीशन हमने कर लिया। आज हम एक दूसरा स्ट्रक्चर मार्केट का मोनोपोली के बारे में जानेंगे। मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सिंगल सेलर होता है और वह ऐसी वस्तु को बेचता है जिसका कोई भी दूर दूर तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। फार या नियर या रिमोट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इससे क्या होता है कि वो ऐसी वस्तु को बनाता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और सिंगल सेलर है, तो वो प्राइस अपने हिसाब से उसका चार्ज करता है। तो मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस मेकर होता है। मोनोपोली के कुछ फीचर, इसका उदाहरण हम पहले देख लें। मोनोपोली का उदाहरण देखने को मिलेगा जैसे रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारी चीज़ें जो है वो मोनोपोली में चलती हैं और इनके मूल्य का निर्धारण सरकार के ही हाथ में है। तो सरकार अपने हिसाब से करती है क्योंकि इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मोनोपोली के कुछ फीचर्स हैं। पहला, सिंगल सेलर। मोनोपोलिस्ट जो होता है वो सिंगल सेलर होता है, कोई भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं होता मार्केट में, इसलिए वो सिंगल सेलर होता है और अब उसकी वस्तु का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता, इसलिए वो अपने मूल्य को खुद से निर्धारित करता है। दूसरा है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। जैसे रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर हमें दूर की जर्नी करनी है तो या तो फ्लाइट लें या तो रेलवे। जिनको बहुत साधन नहीं है वो रेलवे से ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। हमारे देश की अधिकांश जनता रेलवे से ही सफ़र करती है और रेलवे का प्राइस जो भी तय हो उसे देना पड़ता है। तो मोनोपोलिस्ट क्या हो जाता है, प्राइस मेकर होता है। हमने पहले क्या देखा था, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, वो प्राइस निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मोनोपोलिस्ट अकेला होता है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है, सिंगल सेलर होता है, इसलिए वो प्राइस को निर्धारित कर सकता है अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए। तीसरा, बैरियर्स टू एंट्री। इसमें बैरियर होता है, मतलब रुकावट होती है। दूसरा कोई फर्म उस इंडस्ट्री में या उस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता। यहाँ जो है फर्म और इंडस्ट्री का मतलब खत्म हो जाता है, क्योंकि वही फर्म है वही इंडस्ट्री है, इसलिए दूसरा कोई भी एंटर नहीं करता। मोनोपोलिस्ट का फर्म भी वही होता है, इंडस्ट्री भी वही होता है। उसमें बहुत सारे फर्म्स होते नहीं कि मिला के इंडस्ट्री हो। सिंगल सेलर इज फर्म एंड सिंगल सेलर इज इंडस्ट्री ऑल्सो। चौथा फीचर है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। मोनोपोलिस्ट को मार्केट का पूरा नॉलेज होता है कि कितना प्राइस है, लोग कितना दे सकते हैं, तो इसलिए वो प्राइस और आउटपुट कंट्रोल करके प्राइस को अपने हिसाब से तय करता है और प्रॉफिट उठाता है। मोनोपोलिस्ट के इक्विलिब्रियम के कुछ कंडीशन, पहले मोनोपोलिस्ट के टाइप्स को हम देख लेते हैं, फिर इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को देखेंगे। मोनोपोलिस्ट का टाइप, पहला है प्योर मोनोपोली में जैसे हमने देखा कि प्योर मोनोपोलिस्ट कौन होता है, जो कि किसी वस्तु का सिंगल प्रोड्यूसर होता है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जैसे हमारे उदाहरण में था रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। दूसरा है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग, ये टाइप्स है। डिस्क्रिमिनेटिंग का अर्थ होता है विभेदीकरण। ये तब होता है, ये मोनोपोलिस्ट इसमें क्या करता है कि अलग अलग कंज्यूमर से या अलग अलग मार्केट में अपनी वस्तु का अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, तो उसे हम डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें इलेक्ट्रिसिटी जब सरकार पब्लिक को देती है, कंज्यूमर्स को देती है कंजम्पशन के लिए, तो उसका चार्ज ज़्यादा होता है, और जब एग्रीकल्चर के लिए देती है तो उसका चार्ज कम होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का उदाहरण हुआ कि सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए महंगी और इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए सस्ती होती है। यहाँ पर सरकार डिस्क्रिमिनेट करती है यूज के हिसाब से, जहाँ ज़्यादा जरूरी है वहाँ सस्ता या सब्सिडाइज करके भी देती है। हमें यहाँ सब्सिडी के बारे में नहीं पढ़ना है। तीसरा है डंपिंग भी मोनोपोली का एक प्रैक्टिस है जिसे बहुत फेयर नहीं माना जाता। ये
हम इसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि डंपिंग क्या होता है। डंपिंग वो प्रैक्टिस है जिसमें कोई मोनोपोलिस्ट अपनी वस्तु को डोमेस्टिक मार्केट मतलब अपने देश के मार्केट में महंगे दामों पर बेचता है और विदेश के बाजार में सस्ते दामों में बेचता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा वो क्यों करता है। तो विदेश के बाजार में उसे बहुत सारे कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। वहाँ वो मोनोपोलिस्ट नहीं रहता। विदेश में जब वो अपना सामान लेके जाता है तो वहाँ का मार्केट परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है और वहाँ वो प्राइस मेकर ना होकर प्राइस टेकर हो जाता है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि वह मोनोपोलिस्ट है, सिंगल सेलर है, तो यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में वो महंगे दाम पर बेचता है। और ऐसा बैरियर होता है कि डोमेस्टिक मार्केट वाले फॉरेन मार्केट में जाके खरीद नहीं सकते, इसलिए उन्हें महंगे दाम पर सामान खरीदना होता है। अब मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम कब होता है, उसके क्या कंडीशन हैं। इक्विलिब्रियम का कंडीशन करीब करीब सब जगह सब मार्केट का एक ही जैसा होता है। पहला कंडीशन है, जैसा हम जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को कट करना चाहिए। जहां पर कट करता है वहीं पर ये दोनों कर्व बराबर होते हैं। दूसरी शर्त है स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ MR कर्व। इसे हम ग्राफ में देखेंगे। इसका मतलब स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के स्लोप से ज्यादा होना चाहिए का मतलब है कि जहां पर ये कट करता है वहां उसके बाद ये मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, वो ऊपर की ओर जाना चाहिए और इसका स्लोप नीचे की ओर, तभी ये इसका स्लोप उससे ज्यादा होगा। इसे अब हम ग्राफ में समझेंगे। OX एक्सिस पर क्वांटिटी दिखाया हमने, OY एक्सिस पर प्राइस। मोनोपोलिस्ट का मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इससे नीचे ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को के बराबर कहाँ पर है, इस पॉइंट पे। और यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि ये नीचे से काट रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर दूसरा शर्त क्या है, स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो हम क्या देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका स्लोप अपवर्ड है, तो ये ग्रेटर है, और ये नीचे की ओर आ रहा है MR कर्व, इसलिए इसका स्लोप कम है। अब हम इसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस देखेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज का मूल्य निर्धारण होने के लिए उसका हम एवरेज कॉस्ट भी देखते हैं। तो एवरेज कॉस्ट कर्व हमने ड्रॉ किया। इसके बाद हम क्वांटिटी का निर्धारण किए। वो क्यों क्वांटिटी, प्राइस कहाँ पर तय होता है, एवरेज रेवेन्यू। हम जानते हैं कि एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू प्राइस कर्व। तो प्राइस कहाँ पर तय होगा, जहां पर यह एवरेज रेवेन्यू कर्व को टच करेगा। तो ये टच किया यहाँ पर, तो ये हो गया पॉइंट T और ये पॉइंट है E। एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट हम लिखते हैं L। ये प्राइस है OP और ये है M। ये L को हम अंदर की ओर लिखते हैं, तब लिखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि मोनोपोलिस्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन OQ क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, एवरेज कॉस्ट को जहां टच कर रहा है, तो कॉस्ट है LQ। ठीक है, इक्विलिब्रियम है E पर, प्राइस है PQ
मोनोपोलिस्ट को पर यूनिट कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये एरिया के बराबर। एरिया क्या है, एरिया PMLT इज द प्रॉफिट। मोनोपोलिस्ट यहाँ पर इस एरिया के बराबर प्रॉफिट कमा रहा है और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। MC इज इक्वल टू MR एंड स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ MR। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया और इस प्राइस पर OP प्राइस पर OQ क्वांटिटी बेचता है मोनोपोलिस्ट और कितना प्रॉफिट कमाता है, PMLT। तो ये हो गया मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम। थैंक यू।